हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज मैं अपनी फिर वही कहानी दोबारा से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे पास एक फ़ोन आया एक पेशेंट का। तो उन्होंने बोला, सर हमें पता चला कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो, तो शायद आप हमारी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। क्योंकि एक डॉक्टर अगर किसी बीमारी से परेशान है या उसने उसको झेला है, तो शायद वो उस बीमारी के बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकता है, क्योंकि वो पेशेंट भी है, वो डॉक्टर भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बीमारी की जिसकी वजह से मैंने अपनी शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है, और टाइम्स टू टाइम मैं अपनी लाइफ में चेंजेस करते रहा हूँ। और क्योंकि मुझे इस बीमारी का पता शायद आज से 20-25 साल पहले पता चल गया था, कॉलेज टाइम में पता चल गया था जब MBBS कर रहा था। बीमारी का नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। मतलब कि हमेशा थकान रहना, हमेशा थके थके से रहना। 6 महीने से ज़्यादा ये थकान हो जाए तो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। और थोड़ा सा भी काम करने पे, थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा होने पे, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन करने पे आपको इतनी थकान हो जाती है कि आप अपने रूटीन काम नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, जिसका डॉक्टर बनना एक लक्ष्य था, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया इस बीमारी की वजह से। जहाँ मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा सकता था, क्योंकि ऑर्थोस्टेटिक प्रॉब्लम भी थी कि खड़े होने पे BP डाउन हो जाता था, पल्स फास्ट हो जाती थी। इसलिए कई बार मैं ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगता था ऑपरेशन देखने में, और मेरा BP डाउन हो जाता था, मुझे बैठना पड़ता था पीछे जाके। तो शर्म के मारे में जाता ही नहीं था। लोग मेरे बारे में, स्टूडेंट्स मेरे बारे में कई तरह की बातें करते थे कि आता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये एक बीमारी से ग्रसित बच्चा है। तो चलिए आज बात करता हूँ और मैंने कैसे संभाला अपने आप को। लोग कहते हैं सर आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा YouTube चैनल आपने खड़ा कर लिया, फिर आप कहते हैं कि आपको ये बीमारी है। सर हर चीज़ का एक तरीका होता है। शायद मैं एक डॉक्टर था, शायद थोड़ी सी बुद्धि थी, शायद इसीलिए बच गया। अभी भी अपने आप को असहाय फील करता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग इतनी ऐश कर रहे हैं, घूमने विदेश जा रहे हैं, 16-16 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के। मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी की लिमिटेशंस का पता है। मुझे उसके हिसाब से चलना होता है, मुझे दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। तो पहले बता देता हूँ, फिर बताऊँगा ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसका दूसरा नाम माइल्जिक एन्सेफेलोपैथी भी है। और क्यों होता है इसका कारण ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। कोई कहता है वायरस हुआ होगा बचपन में, कोई बोलता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बोलता है जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई बोलता है वीक इम्यून सिस्टम है। बड़े सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन पता किसी को कुछ खास नहीं है। कोई टेस्ट नहीं है इसको डायग्नोस करने का। जब सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएं, कोई बीमारी ना निकले, तो फिर बताते हैं ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। कई बार इंसान पहले बता देता हूँ इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, फिर बात करूंगा मैं अपने बारे में, और कि मैंने ये कैसे इस युद्ध में विजय थोड़ी बहुत प्राप्त की है। पूरी तरह से तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसमें विजय हो पाऊंगा, जिंदगी भर ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ कि सबसे पहला हॉलमार्क है कि पोस्ट एक्सर्शन मैलिस, यानी कि थोड़ा सा काम करते ही थकान हो जाना, है ना। जिस काम को एक इंसान बहुत आसानी से कर जाता है, आपको बहुत थकान हो जाती है। कोई सफ़र कर लिया आपने 4-6 घंटे का, बस आपके 4-5 दिन चले गए, इतनी थकान हो जाती है। कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया तो आपको थकान हो गई, ठीक है। तो और जब सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रात को सोए ही नहीं, करवटें बदलते रहे, या सुबह सो के उठे भी तो पता लगता है कि बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, बदन टूटा हुआ सा है, गिरे पड़े जा रहे हैं। नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, याददाश्त कम हो गई है, भूल जाते हैं। और मेरे में एक आदत है, आज मैं आपको बता दूं कि मैं तारीख भूल जाता हूं लिखते हुए। कई बार पेशेंट जब आएंगे तो नोट करेंगे कि डॉक्टर साहब तारीख उल्टा लिखते हैं। पहले सन 2024 लिखूंगा, फिर याद करूंगा अब कौन सा महीना, तो उल्टा लिखता हूं, क्योंकि याददाश्त थोड़ी सी इस मामले में है। दवाइयों के मामले में नहीं है, मरीजों के मामले में सब याद रहता है।
ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस है कि ज़्यादा देर खड़े रहने पे बीपी डाउन हो जाता है, पल्स फास्ट हो जाती है, ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। और मसल पेन होते हैं, कई बार हेडेक हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होते हैं, सो थ्रोट हो जाता है, बॉडी गिरी गिरी सी रहती है, बहुत एलर्जीज रहती हैं, बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है खाने को लेके, इसको खाया तो ये हो जाएगा, इसको खाने से ये हो जाएगा, कोई मेडिसिन सूट नहीं करती है। आईबीएस नाम की प्रॉब्लम पेट में रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डायरिया हो गया। तो कुल मिला के ज़िंदगी एक नरक के समान ही होती है, लेकिन फिर भी मैं इस नरक से निकला हूँ, इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। बताऊँगा अभी कैसे इसको सब करना है। और कुछ ट्रीटमेंट के लिए मैं अगर बोलूं तो ट्रीटमेंट में इसका टेस्ट तो कोई है नहीं जिससे डायग्नोस किया जाए, ये आपकी हिस्ट्री से ही पता चलता है। फिर भी आप रूटीन टेस्ट एक बार करा के देखें, सब कुछ रूल आउट करें, हार्मोनल, थायराइड, फलाना ढिमका, सब टेस्ट करा के देखें, विटामिन B12 डिफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन D तो नहीं है, सब कुछ करा के देखें। मूवमेंट मुझे देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब इंसान इतना थका थका सा रहेगा तो उसकी फिटनेस पे असर आता है। वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता, हर चीज़ वो थोड़ी थोड़ी कर सकता है। तो जब वो इस तरह की फिटनेस में रहेगा तो नेचुरली उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाकी अंगों पे असर आना शुरू हो जाएगा, उसकी ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। मेरे भी लीवर में प्रॉब्लम निकली थी जब मैंने अपना फाइब्रो स्कैन कराया था, मेरा स्कोर 15 के आसपास आया था। फिर मैंने सोचा कि नवनीत, तू ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तू ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकता, डाइट पर तो फोकस कर सकता है ना। तो मैंने डाइट पे फोकस किया और अपना वेट 5-7 किलो कम किया, तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई। दूसरा, चाय कॉफ़ी पे जितना हो सके लगाम करें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं। कॉफ़ी को तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगा। दोपहर के समय मत सोएं जिससे कि रात को नींद प्रॉपर आए। और कोई भी काम मॉडरेशन में करें, ये नहीं कि आज मैं फिट हूँ तो आज मैं सारे घर के काम कर डालूँ। और ये बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है, लेडीज़ में ज़्यादा होती है। तो आज आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ तो आज मैं कपड़े भी धो दूँ, आज मैं दिवाली की सफाई भी कर लूँ, फलाना भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बस गए अगले दिन 3-4 दिन खराब हो गए, बेड पे पड़ गए, अब दर्दें हो रही हैं, थकान हो रही है, तो बीपी लो है। तो कुल मिला के आपको एक मॉडरेशन में रहना पड़ेगा। एक पेसिंग बोलते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आप में थकान शुरू हो गई, आप कोई भारी काम कर लिया और अब तो पेसिंग का मतलब धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस आइए, एकदम से नहीं। ठीक है, पेसिंग बहुत ज़रूरी है, लाइफ को धीरे धीरे पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी और दुनिया से थोड़ा अलग चलना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे कि हमारे फंक्शन पे नहीं आया, ये अब तुमने तो कार्ड भेज दिया भाई साहब, तुम्हारी तो डेस्टिनेशन वेडिंग है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, तो मैं कैसे जाऊँ बताओ मुझे। बहुत ज़रूरी होता है, कई बार इतने क्लोज रिश्ते होते हैं तो जाना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ पे रिश्ता बहुत क्लोज नहीं है, और आपके फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, जिससे कि वो आपकी जगह कुछ काम वो कर पाएँ, कुछ काम मैं करूँ, कुछ काम मेरे तुम करो। तो ये फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को तो एंटी डिप्रेसेंट भी देनी पड़ती हैं, पेन किलर देनी पड़ती हैं बीच बीच में। तो ये सब चीज़ों का रोल है। कुछ योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी रोल है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस बात को। सबसे ज़्यादा रोल तो आपके दिमाग का है कि आपको दूसरों से कम्पीट नहीं करना है। वो अब मैं ये सोचूं फलाना डॉक्टर रोज़ का 1 लाख रुपए कमा रहा है और मैं महीने का कुछ थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, तो आप कंपीट मत करें दूसरे से, क्योंकि अगर आप कंपीट करेंगे तो आप फिर बैठ जाएंगे, आप उतना भी नहीं कर पाएंगे जितना आप कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताऊं कि मैंने कभी नौकरी नहीं करी, क्योंकि नौकरी का मतलब है कमिटमेंट, आप सुबह से लेकर शाम तक आप लगे रहोगे। मैंने इसलिए कभी नौकरी नहीं करी, जबकि लोग शुरू में नौकरी करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, पर मेरे में जान नहीं रहती थी शरीर में। तो मैंने, और जब मैंने ये पता चल गया था तो मैंने फिर डाइट चेंज करी अपनी। मैं प्रोटीन डाइट पे आया, कार्बोहाइड्रेट्स कम करे, शुगर बंद करी, थोड़ा बहुत वॉक मैंने शुरू करी। एडिक्शंस जो छोटे मोटे थे, कभी कि महीने में 1-2 बार आपने बियर पी ली या वो सब बंद करा बिल्कुल। स्मोकिंग तो ज़िंदगी में कभी करी ही नहीं। तो आपकी फिटनेस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप दूसरों से compete करना बंद कर दें कि वो इतने काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मेरी एज 57 के आसपास हो चुकी है, तो मुझे अपनी एज के हिसाब से काम करने हैं। और फिर ऑनलाइन
मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इंसान अगर चाहे तो रास्ते तलाश सकता है, इसी दुविधा में ना पड़े रहें। आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, तो अपने हिसाब से काम करें। दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे आपको, मैं सच बता रहा हूँ। और कुछ मेडिसिन और भी है, नैल्ट्रेक्सोन है लो डोज में, हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन कोशिश करूँगा मैं ट्राई करूँ। पहले अपने ऊपर ही ट्राई करूँगा, फिर मैं पेशेंट के ऊपर ट्राई करूँगा। तो ये कुछ मेडिसिन हैं, कुछ हालात आपको बदलने पड़ते हैं, कुछ लोगों का साथ चाहिए, कुछ ग्रुप भी हैं, ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, हेल्पिंग ग्रुप्स हैं जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी तो इस बीमारी में ही कटेगी और ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगी। बस देखना यही बाकी है कि मैं बाकी ज़िंदगी कितने आराम से, कितने अच्छे ढंग से बिता पाता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया। मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है, काफ़ी कम कर दी है। ऑनलाइन देखता हूँ या फिर अपॉइंटमेंट से भी घर के आसपास ही देखता हूँ किसी हॉस्पिटल में। तो आपको भी बोलूँगा कि अपना कंपटीशन अपने आप से ही रखें और टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाएं। और दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। सिर्फ 5% लोग हैं जो परमानेंट क्योर कर पाते हैं, बाकी लोग उलझ जाते हैं। और कई लोग जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो वो नशे में पड़ जाते हैं, कोई शराब के नशे में, कोई सिगरेट के नशे में, कोई किसी और नशे में, और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर ख़त्म, फिर ज़िंदगी ख़त्म। और लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहना छोड़ दो। तो मैं इसलिए लोगों की नहीं सुनता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं इसलिए गाने गाता हूँ, मैं इसलिए कॉमेडी करता हूँ, मैं इसलिए वो सब करता हूँ जो मेरे मन को खुशी दे, जो हैप्पीनेस दे। आपको भी बोलूँगा वो सब करो जो आपको खुशी दे, हैप्पीनेस करे। और जिन कामों से आपको प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम होती है, उन लोगों से थोड़ा दूर रहें। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भीग ना जाए नैना। सच बात यही है कि काफ़ी परेशान रहा हूँ मैं इस बीमारी की वजह से। कई बार रिग्रेट भी फील होता है, कई बार गिल्ट भी आते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए वो सब नहीं कर पाता हूँ जो दूसरे लोग करते हैं। पर मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला है, तो टच वुड मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और एक और गाना याद आ गया इसी बात पे कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जी हाँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मेरी एनर्जी कम है, लेकिन जिन लोगों की एनर्जी ज़्यादा होती है वो उसको गलत जगह लगा के भी जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। मैं कम से कम, मुझे उम्मीद है कि मैं अभी 10-15 साल और जीऊँगा और ठीक ठाक ढंग से जी लूँगा। लेकिन ज़्यादा एनर्जी वाले, ज़्यादा स्टेमिना वाले लोग कई बार गलत कामों में लग जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी फैमिली है, आपके ऊपर अपना घर है, छत अपनी है और आपके काम, हाँ, बॉडी काम कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ मत मांगिए भगवान से। अपना काम करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।